नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, संविधान। ठीक है, संविधान पढ़ेंगे हम, जिसमें कि मैं पूरा इसको कवर कराने वाली हूँ इस चैनल पर। और इसमें हम सभी लीडिंग केसेस देखेंगे और देखेंगे इसमें जितने भी रिसेंट केसेस हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है संविधान का पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या है और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? अब अगर हम देखें, अगर जनरली हम समझें संविधान क्या होता है, तो संविधान किसी देश का एक दस्तावेज होता है जिससे कि देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की स्थापना की जाती है। यह दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, उनकी संरचना, उनकी शक्तियों, उनके मुख्य कार्यों को परिभाषित करती है। संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनीतिक संबंधों को विनियमित करने का प्रयत्न करती है। अतः संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहला क्या है इसमें, विशालतम लिखित संविधान। ठीक है, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे विशालतम संविधान है और ये जो है वो लिखित में है। अगर हम चाहे वो भारत की बात हो या कहीं की भी बात हो, अगर हम संविधान को दो वर्गों में विभाजित करें तो ये होता है एक लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। ठीक है, अगर हम लिखित की बात करें तो जैसे अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान भी लिखित है, और अगर अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां पर कुछ लिखा ही नहीं गया है। जैसे लिखित में क्या है कि जैसे भारत का ही देख लीजिए आप, तो भारत का संविधान जो है वो एक दस्तावेज के रूप में एक जगह सारी चीजें एकत्रित हैं। तो वैसे ब्रिटेन के संविधान में कोई भी चीज एक जगह एकत्रित नहीं है, एक किताब में एकत्रित नहीं है, वहां पे कई चीजें हैं जो अलग अलग हैं, ऐसे एक जगह वो एकत्रित नहीं है, इसीलिए उसको बोला गया है अलिखित संविधान। ठीक है, तो यहाँ दिया है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से जब ये बना था 1949 में, तब इसमें एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में मतलब 2019 का डाटा है, वर्तमान में क्या देखते हैं, इसमें एक प्रस्तावना है 470 अनुच्छेद। 470 अनुच्छेद अगर हम काउंट करें तो 470 अनुच्छेद होगा, लेकिन अगर अभी भी आप संविधान की बेर उठा के देखेंगे तो उसमें लास्ट में 395 अनुच्छेद ही हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि जैसे 21A जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे ही कई चीजें जो है ABC करके जोड़ दी गई हैं, तो सब मिला के वो 470 के लगभग हो तो गई हैं। लेकिन अभी भी अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अभी भी आंसर होगा 395। ठीक है, और इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरी क्या विशेषता है, विभिन्न स्रोतों से विहित। ठीक है, हमारा संविधान जो है उसमें हमने जो चीजें अपनाई है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए या मौलिक कर्तव्य हो गया या नागरिकता हो गई। ठीक है, वो हमने कई देशों से लिया हुआ है, उसी रूप में नहीं लिया है, हमने उसमें कुछ फेरबदल किया है, लेकिन कुछ न कुछ प्रावधान हमने कहीं ना कहीं से लिया है। तो देखते हैं संविधान का दार्शनिक भाग। दार्शनिक भाग किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को। वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान के अन्य प्रावधान जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान देश के संविधान से लिए गए हैं। तीसरी क्या विशेषता है? नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, अब कोई भी संविधान है कहीं की भी, वो नम्य है या अनम्य है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ तो आधार होगा। तो इसको डिसाइड करने का जो आधार है वो है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान को नम्य तथा अनम्य में वर्गीकृत किया गया है। अब नम्य संविधान का क्या अर्थ होता है? नम्य वो होता है जिसको बोलते हैं लचीला संविधान, जहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही सरल होती है। लेकिन अगर अनम्य की बात करें, कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। और लचीला या नम्य संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान। लेकिन अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको संशोधन करने के लिए किसी जो है विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर हम आर्टिकल 2 उठा लें, आर्टिकल 3 को देख लें, तो इसमें जो संशोधन होती है, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण, किसी देश, किसी राज्य की सीमा बदलना या उसका नाम बदलना। ठीक है, तो ये जो होता है साधारण बहुमत से होता है। लेकिन अगर कुछ और प्रावधान देखें, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
तो अगर हम भारतीय संविधान को नम्य कह दें या अनम्य कह दें तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा, हम एक नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये रिजल्ट निकल के आता है कि भारत का जो संविधान है वो न तो पूरा नम्य है और न ही पूरा अनम्य है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, अब अगर हम देखें सरकार का दो रूप होता है, ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे हैं, ये पूरा ऑल ओवर देख रहे हैं कि क्या होता है। तो सरकार का दो रूप होता है, एक तो संसदीय और दूसरा होता है अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, अब इन दोनों में पहले अंतर समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि भारत में क्या है। अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगर दूसरी तरफ हम अध्यक्षीय प्रणाली देखें तो वहां जो राष्ट्रपति है वो सर्वे सर्वा होता है, मतलब सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगर हम दूसरी बात देखें संसदीय व्यवस्था में तो यहाँ पे जो विधायिका है और कार्यपालिका है इन दोनों का आपस में समन्वय होता है, और जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और विधायिका के जो सदस्य हैं वही कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अध्यक्षीय प्रणाली की तो यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, कोई भी शक्ति एक दूसरे से नहीं मिली होती, सबके सदस्य अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली तो है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ सर्वे सर्वा तो है नहीं, राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, असली जो शक्ति है वो तो मंत्रिमंडल के हाथों में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है इन दोनों का आपस में समन्वय है यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है, मतलब भारत की जो सरकार है उसका रूप जो है वो संसदीय रूप है, और इसको हमने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसको एक बार। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया तो है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में और भारत की संसदीय व्यवस्था में कुछ अंतर है। जैसे जो भारत का प्रधान होता है, मतलब राष्ट्रपति, जो भारत का प्रधान यानी राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, भले ही उसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, लेकिन फिर भी वो निर्वाचित व्यक्ति होता है। लेकिन अगर हम वही दूसरी तरफ बात करें ब्रिटेन की तो वहां पे जो वहां का प्रधान होता है ब्रिटेन का, वो उत्तराधिकारी व्यवस्था वहां पर होती है। वहां पे जैसे वंशज होते हैं वो होते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये क्या है? भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करते हैं जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। अब इसकी बात कहाँ पे की गई है? अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 देखें जहाँ पे ये बात की गई है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका जो है वो हमेशा कार्यपालिका से पृथक होगी, यानी कि स्वतंत्र होगी। इसमें क्या किया गया है? भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्य स्तर के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं की है मैंने। ठीक है, तो बस दो चीज ध्यान रखनी है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर है और उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में इसमें एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको यहाँ से हटा करके उसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, तो अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये दिया है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी मौलिक अधिकार वहां पे इसकी डिटेल में चर्चा होगी, अभी बस अब आप इतना जान लीजिए कि जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से लेकर के 24, दो आर्टिकल है इसमें। 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में है। 5th है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। उसके बाद आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्यों दिया गया है हमारे संविधान में? ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपको कोई भी चीज अगर दे दी जा रही है, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आपके पापा ने आपको एक बाइक दे दी, आपको एक बाइक गिफ्ट कर दिया कि ये बाइक लो, लेकिन इसको चलाना नहीं है, तो क्या मतलब होगा वो बाइक देने से? उसी प्रकार अगर संविधान में हमको मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर उसके उल्लंघन पे हम उसको प्रवर्तित ना करा सके तो क्या ही मतलब ऐसे मौलिक अधिकारों का? तो उसी को प्रवर्तित कराने के लिए एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट में ही वो दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रवर्तन कराया जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी एक दिया गया है भाग 4 में, जो कि प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अब ये क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार के पास जैसे जैसे व्यवस्था होगी, जैसे उसके पास साधन आएंगे, वो इनको मौलिक अधिकार के रूप में भी दे देंगे। लेकिन अभी जब उनके पास साधन नहीं है तो उन्होंने इसको एक बस रख दिया है कि हाँ, जब सरकार जो है ऐसी कोई भी अगर व्यवस्था बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो इन चीजों को ध्यान में रख करके कानून बनाएगी। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे बता दिया गया है। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आर्टिकल 45 में पहले था शिक्षा का अधिकार, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया तो जो आर्टिकल 45 था शिक्षा का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 21A में रख दिया गया। ठीक है, तो जब सरकार के पास जब साधन आ गए, जब राज्य के पास, तो उन्होंने क्या किया कि नीति निर्देशक सिद्धांत में जो शिक्षा का अधिकार था उसको उठाकर उन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जब साधन उपलब्ध होते जाएंगे तो ये चीजें वो पूरी करते जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आर्टिकल 45 को उठाकर 21A बना दिया गया, तो आर्टिकल 45 में क्या है? तो जब डिटेल में हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को, तो उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिया इसमें नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन एक केस आई, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नई मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। यहाँ नई नहीं होगा, यहाँ पर होगा नींव। ठीक है, जो भारतीय संविधान की नींव है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर रखी गई है। अगला क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, एक तो अधिकार हमें दे दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में, दूसरा राज्य के कर्तव्य को निर्धारित कर दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। लेकिन नागरिकों के कर्तव्य कहाँ हैं? तो वो दिए गए हैं भाग 4A में। ठीक है, आर्टिकल 51A जो है वो बात करता है मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और अभी प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, पहले नहीं थे, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। इन्हें थोड़े से समिति नहीं है यहाँ पर, यहाँ होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इन्हें स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगी मैं आपको, के दौरान जो 1975 से 1977 तक था, शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये नहीं है कि राज्य का कोई एक धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का ये अर्थ यहाँ पर है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा, लेकिन किसी भी एक धर्म विशेष को वो भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देगा। ठीक है, वर्ष 1976 में, यहाँ 76 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि हाँ महिलाएं जो है वोट नहीं दे सकती, या फिर जो बहुत बूढ़े हो गए वो वोट नहीं दे सकते, या फिर अनपढ़ वोट नहीं दे सकते, नीची जाति के लोग वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर बस एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर का है वो हर व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है, या उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार होगा। देखिए 1989 में, उससे पहले जो ये मतदान का अधिकार है वो 18 वर्ष नहीं था बल्कि 21 वर्ष था। तो जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तो ये उम्र जो है वो घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, मतलब यहाँ पे कई स्तर की सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार मूल रूप से अन्य संघीय संविधान
संघीय संविधान मतलब जिसमें कई स्तर पर सरकारें होती हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैसे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 2 स्तरीय पर सरकारें थी, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था क्या थी? एक केंद्र सरकार था, एक राज्य सरकार थी। लेकिन बाद में 1992 में 2 संशोधन किए गए, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसमें 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें एक नगर पालिका जोड़ दिया गया और एक पंचायत जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें 2 चीजें जोड़ दी गई। और अभी जो सरकार है वो त्रिस्तरीय सरकार है। तो जो पंचायत है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका जोड़ा गया था। जैसे जो पंचायत है वो तो जैसे एक ग्रामीण एरिया के लिए हो गया स्थानीय सरकार, लेकिन जो नगर पालिका है वो शहर की स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है। तो आज हमने देख लिया संविधान क्या है और संविधान की विशेषताएं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।